जय जवाहर जय हिंद। ज्ञान कोरिया के डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 6 और 7 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर न्यूज। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज है, जैसे कि आपको पता है कि मोदी जी ब्रिक्स के सम्मेलन में पहुंच चुके हैं, ब्राजील पहुंच चुके हैं और उनका भव्य स्वागत हुआ और इंडिया इस ब्रिक्स सम्मेलन में वन ऑफ द फ्रंट फेस में था, फोकस में था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोदी जी खड़े हैं, साथ में उनके साथ जो 10 कंट्री के लीडर्स हैं और एसोसिएट पार्टनर्स भी आए हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे रशिया के हैं, चाइना के हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका के हैं, ब्राजील के हैं। ठीक, यहाँ पे मिसिंग कौन है? जो जो हेड ऑफ द स्टेट हैं चाइना के शी जिनपिंग और रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, ये दोनों जन नहीं आए हैं। आशा करते हैं कि नेक्स्ट ईयर जब हम लोग अपने देश में G20 ब्रिक्स को हम लोग जो प्रेसिडेंसी करेंगे तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट लीडर रहे यहाँ पे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज हमको जो एससीओ समिट में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने साइन करने से जो दस्तावेज मना कर दिया था, जिसमें क्या है कि पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक है उसका मेंशन नहीं था, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में वहां के जो डिक्लेरेशन हुआ अंतिम में, तो स्ट्रांगली जो ब्रिक्स कंट्री है उन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया पहलगाम टेरर अटैक को। ठीक है, जो कि एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा जीत है, डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि इसमें चाइना भी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है जो ब्रिक्स में मेंबर है और उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है कोई भी डिसीजन सेविंग में। लेकिन यहाँ पे आपको दिख जाएगा चाइना का डबल चेहरा, दोगलापन। देखो, जब एससीओ जब अपने कंट्री में कराते हैं तो वहां पे पहलगाम के नाम नहीं लेते, लेकिन पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान रीजन में जो घटनाएं होती हैं उसको जिक्र करते हैं, लेकिन भारत के पहलगाम के घटना को नहीं करते। बट हमने ब्रिक्स में प्रेसिडेंसी लेते ही हमने अपना प्रायोरिटी निर्धारित कर दिया है और उसमें हमने एक जो ब्रिक्स हमारे लिए क्या मीन करता है उसको बताने की कोशिश किया है। तो बिल्डिंग रेजिलियंस इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, तो हम लोग एक ग्रुप जो बना रहे हैं जिसको एक्सपेंड किए हैं। पहले 5 कंट्री थे, ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब उसको हमने एक्सपांड कर दिया है, 10 कंट्री बना दिया है। ठीक है, 10 कंट्री में कौन कौन से जुड़ गए हैं? इथोपिया जुड़ गया है, इंडोनेशिया जुड़ गया है, यूएई जुड़ गया है, सऊदी जुड़ गया है, सऊदी अरेबिया जुड़ गया है, तो इस तरह, और इजिप्ट जुड़ा है। तो इस तरह से हम लोग 10 कंट्री इसको एक्सपांड करने के बाद 10 कंट्री बन गए हैं। तो क्या है कि अब और ज्यादा कोऑपरेशन की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और फ्यूचर में कैसे करके ले जाना है उसके लिए सस्टेनेबल रोड मैप की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प बार बार बोल रहे हैं कि ब्रिक्स कंट्री पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो यहाँ इस कंट्री में बहुत सारे टैक्स और बढ़ाएंगे, साथ ही साथ जो ब्रिक्स जो प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि जो डॉलर जो लेड जो ग्लोबल मार्केट जो चल रहा है, अर्थव्यवस्था चल रहा है, उसको उसके अल्टरनेटिव में क्या है कि ब्रिक्स करेंसी लाने की बात कर दी है, जिसको हमने तो अभी फिलहाल के लिए रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन एक करेंसी की बात चल रही है। करेंसी नहीं तो एक पेमेंट सिस्टम की बात चल रही है। ठीक है, जैसे कि स्विफ्ट जो इंटरनेशनल सिस्टम है जिसको वेस्टर्न कंट्री, यूएसए लेड वेस्टर्न कंट्री ने कंट्रोल करते हैं, उसमें क्या है कि स्विफ्ट सिस्टम में क्या होता है कि पेमेंट सिस्टम है एक तरह का, जिससे कि ये चीज पता चलता है कि कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जब एक्सचेंज करते हैं तो उसका मैसेजिंग सिस्टम है। तो उसको जब यूक्रेन और रशिया का जब वॉर हुआ था तो जो यूएस लेड जो इकोनॉमिक सैंक्शन के थ्रू उसको बंद कर दिया था। ठीक है, तो ये अल्टरनेट सिस्टम की भी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो वेस्टर्न कंट्री का जो हेजेमनी पूरा इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, जैसे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ अगर 2 इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक क्या है कि डेवलपमेंट के लिए फंड करता है
और आईएमएफ क्या करता है कि देश का स्टेबिलिटी के लिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है तो उसके लिए फंड करता है। तो इसके अल्टरनेटिव में ही ब्रिक्स काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो अल्टरनेटिव नहीं बोल सकते, कोऑपरेट करने के लिए उनकी एक सिस्टम है तो दूसरा सिस्टम जो कोऑपरेशन की बात होगी, जिसमें जो ग्लोबल साउथ है उसकी भी बात करेंगे, डेवलपिंग कंट्री भी बात करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का अगर आप प्रेसिडेंट देखेंगे तो जनरली आपको फाउंड करेंगे अमेरिका के होंगे, अमेरिका के ही रहते हैं मोस्टली, ठीक है। भले अभी क्या है कि अजय बंगा जी बन गए हैं जो कि इंडियन मुल्क के हैं, लेकिन वो भी तो अमेरिका के ही हैं। केस है। उसके बाद आईएमएफ में जो जो सबसे बड़े पोजीशन रहता है उसमें हमेशा यूरोपियन रहता है। तो एक कन्वेंशन बना लिया है, अनरिटन कन्वेंशनल है ये, ठीक है। और ये इससे क्या है कि अपना हेजिमनी को बरकरार रखते हैं। तो उसके अल्टरनेटिव में हम लोग ने भी एक जो जो ब्रिक्स कंट्री ने मिलकर एक बैंक बनाया है उसको न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, ठीक। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वहां चलते हैं। वो है मोदी जी ब्रिक्स सबमिट करने से पहले ब्राजील भी गए, अर्जेंटीना भी गए थे। अर्जेंटीना ये भी साउथ अमेरिका का इम्पोर्टेंट कंट्री है। भारत और अर्जेंटीना का रिलेशन थोड़ा सा इन द सेंस अच्छा तो है, लेकिन जब जियो पॉलिटिक्स की बात आती है, वर्ल्ड में यूनाइटेड नेशन की बात आती है, तो यूनाइटेड नेशन को जब रिफॉर्म करने की बात करते हैं तो कुछ कॉफी क्लब है, ठीक है ना, कॉफी क्लब जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो यूनिटी फॉर कंसेंसस के नाम से जाना जाता है, जिसको कॉफी क्लब भी बोलते हैं, कॉफी क्लब। ये कंट्री क्या होते हैं जो यूनाइटेड नेशन को एक्सपांड नहीं करना चाहते, रिफॉर्म नहीं करना चाहते हैं और कुछ कंट्री को अपोज करते हैं। जैसे कि ये जो अर्जेंटीना है, यहाँ में ब्राजील को परमानेंट मेंबर नहीं देना चाहता, और जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया को नहीं देना चाहता। वैसे जर्मनी है, जर्मनी को इटली और क्या बोलते हैं स्पेन नहीं देना चाहते। जापान हो गया, जापान को साउथ कोरिया देना नहीं चाहता। तो क्या है कि एक कॉफी क्लब के मेंबर्स हैं और इसी कारण क्या है कि तो थोड़ा सा हम लोग का रिलेशन उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं है। बट हम लोग अभी इकोनॉमी में देख सकते हैं तो लगभग 150-160% का इंक्रीज हुआ है जो हम लोग का व्यापार है। तो व्यापार एक बहुत अच्छा तरीका रहता है जिससे रिलेशनशिप अच्छा किया जाए। तो ऐसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन और अच्छा किया जा सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है न्यूज है वो है एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक कंफर्म किया है कि इंडिया क्या है कि दुनिया का चौथा बड़े इक्वालिटी है, मतलब समानताएं हैं, आर्थिक समानताएं हैं, तो उसमें 4th नंबर पे है ये कहा गया है। और ये ज्यादा इक्वल सोसाइटी है, ठीक है, जिसमें क्या है कि आर्थिक भेदभाव कम है, ठीक है, आर्थिक भेदभाव कम है, ठीक। तो 4th नंबर में है। तो इसको मेजर करने के लिए, नापने के लिए जो इंडेक्स का यूज करते हैं उसको हम लोग गिनी इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि असमानता को मेजर करता है, असमानता को मेजर करता है, उसको मापता है। तो अगर G7 कंट्री में भी देखें, G7 कंट्री कौन सा है, जनरली मोस्टली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, ठीक है, जो जहाँ पे पूंजीवाद ज्यादा है। तो अगर पूंजीवाद ज्यादा रहेगा तो उसका एक जो नेगेटिव कॉनोटेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है कि उसमें असमानताएं बढ़ती है। तो अभी भारत क्या है कि पूरी तरह से पूंजीवादी कंट्री बना नहीं है, यहाँ पे सोशलिस्ट और वेलफेयर स्टेट है हम लोग का। अगर संविधान के जो डीपीएस की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें भी देखोगे तो सोशलिस्ट, और हमारे प्रीएम्बल में भी सोशलिस्ट शब्द है, और मिक्स इकोनॉमी है हम लोग का। तो इस कंट्री से ज्यादा हम लोग का इक्वल इकोनॉमिक सोसाइटी है बोल रहे हैं। साथ में G20 में भी ये सबसे बेटर इक्वल सोसाइटी है बोल रहे हैं। चाइना को छोड़ के, चाइना तो एक तरह से कम्युनिस्ट स्टेट कम्युनिज्म है वहां पे, मतलब वहां पे भी कैपिटलिज्म है, लेकिन ये कैपिटलिज्म का जो पकड़ है वो स्टेट के हाथ में है, तो उसको कभी कभी स्टेट कैपिटलिज्म भी बोल देते हैं। तो इस तरीके से मोर सोशल दिख रहा है।
लेकिन कुछ जो क्रिटिक्स है या फिर अगर आप अलग से रिपोर्ट देखेंगे तो जैसे कि एक ऑक्सफॉर्म का रिपोर्ट आता है, एक अभी इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट आया था, उसमें हम लोग को पता चल रहा है, ये इनइक्वालिटी लैब रिपोर्ट ने क्या किया कि भारत जब ब्रिटिश काल में जितना असमानताएं थी, अभी भारत में उतना ही असमानता के लेवल पे पहुंच गया है। एक बहुत बड़ा क्लेम था, ठीक है, क्लेम है। दूसरा जो है, ऑक्सफॉर्म का जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट देखोगे तो उसमें पता चल रहा है कि 10% लोगों के पास देश का लगभग 77% वेल्थ है, ठीक है, इनकम, ठीक है ना, ये पता चल रहा है। साथ ही साथ अगर हम लोग पॉवर्टी जो अलग अलग एस्टिमेट्स के साथ देखेंगे तो परसेंट ऑफ पॉवर्टी लगभग 15 से लगभग 25 के आसपास, या फिर तेंदुलकर या फिर रंगाराजन कमेटी को देखेंगे तो लगभग 20% के तो आसपास है, ठीक है। तो 20% को अगर हम लोग एब्सोल्यूट टर्म में अगर जोड़े, एब्सोल्यूट टर्म में अगर लिखा जाए तो हम लोग को पता चलेगा कि लगभग 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 28 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे में है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि इतना ज्यादा पॉवर्टी अगर एब्सोल्यूट टर्म में है, ठीक है, तो दुनिया का फोर्थ बेटर इक्वल सोसाइटी है, तो भी ये बहुत ज्यादा पैराडॉक्स दिखता है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी हमेशा पूछता है, मेंस में क्वेश्चन पूछेगा इनइक्वालिटी और इक्वालिटी, क्योंकि इसे डायरेक्टली डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर निर्भर करता है। तो ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्रिटिकल थिंकिंग का ये क्वेश्चन है। अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं उसमें है इलॉन मस्क और ट्रम्प साहब, ठीक है। अमेरिका में क्या है कि जो बिजनेसमैन लोग ने सपोर्ट किए थे और उसके कारण क्या हो गया कि ट्रम्प साहब आ गए थे, और इलॉन मस्क उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जो ओपनली सपोर्ट किया था। और इन्होंने भी कैपिटलिज्म को बचाने की बात की थी, और उसके लिए क्या है कि बहुत सारे नियम कानून लेके आया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, वन बिग ब्यूटीफुल बिल है, जिसमें क्या है कि बड़े बड़े उद्योगपति के टैक्स कट किए हैं, लेकिन जो इलन मस्क साहब हैं उनके जो कंपनी है टेस्ला और ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा जो रिबेट मिलता था वो करते थे, वो थोड़ा कम कर दिए हैं। तो गुस्से नाराजगी में वो अपना एक नया पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका नाम लिखा है इलॉन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उन्होंने एक अमेरिका पार्टी बनाने की ऑफिशियली घोषणा की है। अमेरिका में देखो, अगर राष्ट्रपति बनना है तो आपको तो उसी देश में पैदा होना पड़ता है, जैसे कि ये तो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे, तो आप तो नहीं कर सकते। दूसरा, अमेरिका में तीसरा पार्टी बनाना, थर्ड फ्रंट बनाना मुश्किल है। थर्ड फ्रंट बनाना, अल्टरनेट सरकार बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप अमेरिका में देखा जाए तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और राष्ट्रपति पद्धति है, और उसमें क्या है कि दो पार्टी का वर्चस्व रहता है, जैसे कि ये रिपब्लिकन पार्टी के आते हैं, और दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेट पार्टी बोलते हैं। और इसमें अगर आपको तीसरा पार्टी बनाना पड़ेगा तो आपको सबसे पहले तो हर एक स्टेट से आपको साइन कराना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा जो सबसे बड़ा हर्डल जो आने वाला है वो आएगा आपका कैंपेनिंग करने के लिए, और वहां पे कैंपेनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा, उसका जो चुनाव का जीतने का तरीका, विनर टेक ऑल बोलते हैं। मतलब क्या है कि जैसे भारत में क्या होता है कि जो पार्टी जिस कॉन्स्टिट्यूशंसी में जीता वो एमपी बन सकता है और एमएलए बन सकता है, लेकिन वहां पे क्या है कि जो दो पार्टी में से जो पार्टी जीत गया वो पूरे स्टेट का पूरा सीट ले जाते हैं। उसके बाद फिर आपको डिबेट होता है, वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डिबेट होता है, ठीक है ना। डिबेट में भी आपको पार्टिसिपेट करने के लिए आपको वॉइस नहीं मिलता, और उसके लिए कैंपेनिंग में बहुत ज्यादा खर्चा रहता है। लेकिन एलन मस्क है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है और सबसे इंटेलिजेंट आदमी है। देखो, एक नया तरीके से सिस्टम बनाएंगे, और नया थर्ड पार्टी अगर आता है तो यूएस हिस्ट्री और दुनिया के लिए भी अच्छी बात रहेगी, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है, हाँ, 2025 को क्या घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन, जो सहकारिता,
ठीक है ना। तो सहकारिता या फिर जो उसके लिए कोऑपरेट बेटर कोऑपरेशन करने की बात की गई। और ये भी डायरेक्टली आपका जो इनइक्वलिटीज जो दुनिया में बढ़ रहा है, तो इनइक्वलिटी दुनिया में बढ़ रहा है और एआई के कारण जो जॉब लॉस हो रहा है, तो उसमें कोऑपरेटिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसी के मद्देनजर में हमने भी एक नया मिनिस्ट्री बनाया है, नया मंत्रालय बनाया है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बोला जाता है, जिसके जो मंत्री है वो है हमारे अमित शाह जी। ठीक, तो ये अब बहुत सारे आपके सामने होंगे, जैसे कि अमूल जो दूध पीते हैं, अमूल क्या है कि कोऑपरेटिव का बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपको दुनिया में कहा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक कंपनी कौन है, तो जनरली आप क्या बोल देते हो? अमेजन को बोलते हो, अमेजन होता है, ठीक है, और है भी। लेकिन जब बात किया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक कंपनी है जिसमें पीपल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे पीपल जुड़े हुए हैं और काम भी करते हैं, तो आपको पता चलेगा अमूल है। क्योंकि यहाँ पे तो अमेजन में सबसे बड़ा लॉजिस्टिक कंपनी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द काम आजकल रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम कर रहा है, लेकिन ह्यूमन का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा कहाँ है? आपका अमूल है। और अमूल दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी है। और 2000 से, ठीक है, इसको डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने बनाया था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने बनाया था। और इसके कारण हमारा जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ था, मिल्क में उत्पादन बढ़ गया था, एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू बनाए थे। और इसके कारण आज 2000 के बाद से जो प्रोडक्शन है, इसका लिमिट कोई तोड़ नहीं पाया है अभी तक। तो यानी कि सहकारिता कोऑपरेशन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप सुने होगा, आपके घर में एक पापड़ आता होगा, लिज्जत पापड़, वो भी सहकारिता का कोऑपरेटिव का कमाल है। आपने सेवा सुना होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमन जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी कोऑपरेटिव। इफको जहां पे जो फर्टिलाइजर की बात आती है, तो फर्टिलाइजर के लिए भी ये भी सहकारिता है। आप आपके शहर में होगा इंडियन कॉफी हाउस, वो भी एक सहकारिता का एक एग्जाम्पल है। नंदिनी दूध पीते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ में रहते तो देवभोग, वो भी सहकारिता का एग्जाम्पल है। तो यानी कि सहकारिता में बहुत ज्यादा ताकत है। फाइनेंस को डिसेंट्रलाइज कर सकता है और सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कर सकता है, इतने है। साथ में लोगों को रोजगार भी दे सकता है और डिसीजन मेकिंग भी दे सकता है उत्पाद में। क्योंकि आप जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो क्या है, जनरली कंपनी ले जाती है, प्रॉफिट ले जाती है, तो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग अपनी कर सकते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव में आपका जो वोटिंग राइट भी रहता है। नेक्स्ट अगला जो न्यूज है वो है टेस्ट, जो इंग्लैंड और भारत के बीच जो टेस्ट चल रहा था, ठीक है, 1-1 से बराबरी हो चुके हैं। पहला मैच इंग्लैंड जीता था, अब हमने जीत लिया है। इसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट भूमिका है कि पहली बार इंग्लैंड को लगभग 336 रन से हराया है, ठीक है। और वो उस ग्राउंड में जिसका नाम है ईडग बेस्टन, ये इस ग्राउंड में आज तक हमने कभी जीता नहीं था, तो ये भी हिस्टोरिक है। दूसरा हिस्टोरिक है कि इतने रन से जीतना, ये भी टेस्ट इतिहास हो गया है। और उससे ज्यादा जो भारत के जो नए कैप्टन हैं, जो प्रिंस हैं, जो कि राजा बनने की ओर चल रहे हैं, ठीक है, विराट कोहली के कदमों पे चलने वाले हैं लग रहे हैं, उन्होंने लगभग 430 रन बना के एक यहाँ पे भी रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है ना। किसी मैच में सबसे ज्यादा रन जो बनाए हैं, तो उसमें भी ये कोई इंडियन ये रिकॉर्ड बना चुके हैं। दूसरा जो न्यूज है स्पोर्ट्स से लेके, वो है साक्षी मलिक नहीं है, ये साक्षी चौधरी है शायद उनका नाम, ठीक है। इन्होंने इंडिया फर्स्ट गोल्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग का जो कप हो रहा है, उसमें पहला गोल्ड इन्होंने जीता है। और अभी तक हम लोग ने इस जो चैंपियन जो चल रहा है, चैंपियनशिप जो चल रहा है, उसमें लगभग 3 गोल्ड जीत चुके हैं। तो साक्षी है जो पहला गोल्ड जीता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है वो है नीरज चोपड़ा जिसको हम लोग गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं। तो नीरज चोपड़ा जो गोल्डन बॉय है, उन्होंने पहला फर्स्ट एवर एनसी क्लासिक जीता है, ठीक है ना, 86.18 मीटर का थ्रो करके जेवलिंग थ्रो में जीता है। और ये एनसी क्लासिक क्या है, एक भी इंडिया में
जो जेवलिन को प्रमोट करने के लिए नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट स्टार्ट किए हैं, तो उसका जो पहला है वो उन्होंने ही जीता है। अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूज देखा जाए तो उसमें पता है भारत जिस हिसाब से हम लोग का स्पोर्ट्स में और अलग अलग जगह पे जो प्रदर्शन हो रहा है, तो हम लोग भी एक स्पोर्ट्स कल्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी बिहाफ में 2029 और 2031 में जो वर्ल्ड जो एथलेटिक चैंपियनशिप है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, बीट करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर ओलंपिक में देखा जाए तो सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ पे मिलता है? सबसे ज्यादा गोल्ड आपको एथलेटिक्स में मिलता है, लगभग 50 से प्लस मिलता है। दूसरा सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? गोल्ड मिलता है लगभग 50 प्लस। आपको कहाँ पे मिलता है? 50 के आसपास वो स्विमिंग में भी मिलता है, अलग अलग टाइप का स्विमिंग होता है उसमें मिलता है। तो अगर यहाँ पे दो जगह पे अगर कंसेंट्रेट किया जाए तो हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 15 से 20 गोल्ड आ सकता है। ठीक है, 15 से 20 गोल्ड लेके आ सकते हैं अगर वर्ल्ड क्लास एथलीट कंपटीशन किया जाए और बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास नदी है। और उत्तर प्रदेश अगर स्विमिंग को अगर मान लिया जाए, मतलब स्विमिंग गंगा नदी में तो सब स्विमिंग करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए तो बहुत अच्छा हम लोग गोल्ड लेके आ जा सकते हैं। वैसे एथलीट में भी हम लोग लेके आ सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज है वो है इसी बिहाफ में। और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए आजकल एक जो फैमिली है इंडिया के और दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट और इंडिया के भी वन और सेकेंड रिचेस्ट मैन जो अंबानी ग्रुप, ठीक है, अंबानी ग्रुप ने बहुत, और इसमें भी नीता अंबानी ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही है ओलंपिक करवाने के लिए और ओलंपिक में पदक जीतने के लिए। इवन पूरा स्पोर्ट्स कल्चर के लिए एक नया मीडिया वर्टिकल लेके आ गए हैं जिसको जियो स्टार, जो जियो हॉटस्टार बोलते हैं, उसमें जियो स्टार, ठीक है ना, सिनेमा, और उसमें अलग अलग जो खेल है प्रमोट कर रहे हैं, उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें से जो गुड न्यूज है, जिन्होंने जो है संजय गुप्ता जी, जो वुमन क्रिकेट है जिसको बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रमोट किया स्टार में रह के, उनको अब क्या कर रहे हैं, क्रिकेट का नया सीईओ बनाए हैं, नया सीईओ बनाए हैं। इंडियन क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नया सीईओ बनाया है, किसको? संजय गुप्ता को बनाया है। तो इसलिए ये न्यूज में है। तो इस तरीके से हम लोग ने आज बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज को देखा। मोस्टली क्या था, जो इंटरनेशनल रिलेशन के थे और हमारे स्पोर्ट्स में जो अच्छे से अच्छे न्यूज आए हैं उसको कवर अप किया। थैंक यू, जय हिंद।